जीके जीएस महारिवीजन के अंतर्गत आज हम 6 सब्जेक्ट का महारिवीजन करेंगे। 6 सब्जेक्ट में आपका इतिहास होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था होगी, इसके बाद आपका विश्व का जो भौतिक भूगोल का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस फिजिकल ज्योग्राफी, इसके बाद पर्यावरण है, फिर आपका बायो का एक बहुत अच्छा सेक्शन है और एक इकोनॉमी का है। 6 सब्जेक्ट का रिवीजन, जैसा कि मैं आप सभी को काफ़ी लंबे समय से करवा रहा हूँ और काफ़ी सारे टॉपिक आपके कवर कर दिए हैं। तो पहला टॉपिक आपका इतिहास से जुड़ा हुआ, और इतिहास में आप सभी को याद हो मैं अशोक वाले सेक्शन को करवा रहा हूँ और अशोक से क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है। तो हम अशोक के सबसे पहले अभिलेख करवा रहे थे, जो बृहत अभिलेख हैं अशोक के, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी तक मैंने टोटल आपको 7 अभिलेख को लेकर चर्चा कर दी है। डायरेक्ट अभिलेख से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। अशोक के बृहत शिलालेखों को लेकर ये डिस्कशन है कि किस शिलालेख में क्या क्या है। तो एक बार मैं फास्ट रैपिड रिवीजन कराऊंगा और इसके बाद फिर 8वें शिलालेख से आ जाएंगे। 7 तक हो गए थे। पहले शिलालेख में जीव हत्या को रोकने की बात हुई थी कि जीव हत्या पर रोक, ठीक है, पशु का वध नहीं करना। दूसरा शिलालेख लोक कल्याणकारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है कि मानव और पशु की चिकित्सा की व्यवस्था करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है चिकित्सालय खुलवाना, लोक कल्याण, छायादार वृक्ष लगवाना, पानी की व्यवस्था करना, और दूसरे में ही दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में भी चर्चा सुनने देखने को मिलती है। तो दक्षिण भारत का इसी शिलालेख में दूसरे वाले में ही जो अशोक के समकालीन आपके दक्षिण भारत के राज्य थे उन पे चर्चा है। तीसरा शिलालेख पे जो है 5वें वर्ष उसने आदेश दिया कि प्रत्येक 5वें वर्ष धम्म का प्रचार करने के लिए दौरे पर जाएं। जितने भी राजकीय अधिकारी हैं वो जो है कई सारे राजकीय अधिकारी थे कि चाहे राज्युक हो, चाहे प्रदेशिक हो, चाहे युक्त हो, कि प्रत्येक 5 वर्ष वो धर्म उपदेश के लिए जाए। चौथे शिलालेख में जो है अशोक ने धर्म आचरण की बात की और इसके लिए भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष की बात की। भेरी मतलब युद्ध नीति को त्याग करके उसने धम्म नीति या मानव धर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात की, ठीक है। 5वें शिलालेख में उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की तथा धर्म और नैतिकता के प्रचार प्रसार के आदेश की बात की। 6वां शिलालेख आपका राजकीय पदाधिकारियों के लिए है और इसमें जो है प्रशासनिक सुझाव को लेकर के कि कोई भी किसी भी टाइम पे आ सकता है, कोई भी राजकीय पदाधिकारी जो है कोई भी व्यक्ति आना चाहे, मुझसे मिलना चाहे किसी भी टाइम पे, तो वो सर्वलोक हित पे काम करना चाहता है अशोक। वो कहता है कि मैं किसी भी टाइम पे हूं, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे मैं महल में हूं, चाहे अंतापुर में हूं, चाहे पशुशाला में हूं, चाहे घोड़े की पीठ पे ही क्यों ना हूं, चाहे उद्यान में कोई भी हूं, किसी भी टाइम पे कोई भी प्रजा मुझसे मिलने आती है तो आप मेरे पास उसको जरूर भेजिए। प्रजा से कार्य को बढ़कर के दूसरा कोई कार्य नहीं है, ठीक है। 7वां शिलालेख जो था अशोक का, यह धार्मिक सहिष्णुता और उदारता से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इन्होंने कहा कि जाति संप्रदाय के व्यक्ति सभी स्थानों पर रह सकें, है ना। इसका मतलब क्या है कि अशोक सांप्रदायिकता से ऊपर उठ करके काम करना चाहता है, धार्मिक सहिष्णुता की बात करना चाहता है, आत्म संयम, आत्म शुद्धि की बात करना चाहता है, ठीक है। 7वां शिलालेख। अब बात करते हैं हम 8वें शिलालेख की। यहां से स्टार्ट करते हैं, 8वें शिलालेख को लेकर के डिस्कस करते हैं, ठीक है। 8वां शिलालेख, देखिए 8वां शिलालेख जो है इसमें राजाओं द्वारा यात्रा विहार करने की आलोचना की गई है, ठीक है। इसमें धम्म यात्रा को श्रेष्ठ माना गया है और इसी के अंतर्गत अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पे जाता है। तो 8वें शिलालेख में अशोक अपने 10वें वर्ष जो है संबोधि यानी बोध गया, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां की यात्रा पर जाता है और धम्म यात्राएं प्रारंभ कर देता है। तो राजाओं को धम्म यात्रा के बात यहां पर की गई है, ठीक है। 9वें अभिलेख में दास तथा सेवकों के प्रति शिष्टाचार का अनुपालन, जानवरों के प्रति उदारता, ब्राह्मण तथा श्रमण के प्रति उचित व्यवहार करने का आदेश दिया गया है, ठीक है। 9वां शिलालेख, दास तथा सेवकों के प्रति शिष्टाचार का अनुपालन, जानवरों के प्रति उदारता, ब्राह्मण तथा श्रमणों के प्रति उचित व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। 10वां शिलालेख में यश और कीर्ति के लिए नैतिकता होनी चाहिए, ठीक है। 10वें शिलालेख में क्या है, अशोक ने यश और कीर्ति की अपेक्षा धर्म पालन पर ज्यादा बात की है, नैतिकता को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, धर्म पालन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, धर्म पालन को। जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है अशोक का 13वां अभिलेख से पूछता है सबसे ज्यादा। मैं उस पर बात करूंगा क्योंकि 13वें अभिलेख में ही कलिंग युद्ध का वर्णन है। उससे पहले 11वां अभिलेख है। 11वां अभिलेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है,
ठीक है, धम्मदान की बात की है इसने। 12वें अभिलेख में सर्वधर्म समभाव की चर्चा की है कि सभी धर्म, देखो इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, आपका मेंस का एक प्रॉपर क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक के अभिलेखों में समकालीन समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। अंगद चक्रवर्ती जी, इस पे मैं एक प्रॉपर रोड ट्रांसपोर्टेशन पे एक वीडियो ले आऊंगा, इसी सेशन में ले लेंगे सड़क परिवहन किसी दिन। तो जितने भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नए नामाकरण हुए हैं, उसके साथ मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए। NH-44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो कन्याकुमारी से लेकर जो है जम्मू कश्मीर तक जाता है। तो NH-44 को लेकर के मैं बाकी जितने भी नेशनल हाईवे हैं सारे आपको बता दूं, क्योंकि नाम अब चेंज हो गए हैं। NH-2, NH-24 सबके नाम चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो NH जितने भी है मैं एक पर्टिकुलर स्टेशन पे ले आऊंगा, उसको आप थोड़ा सा इंतजार करिए। तो 11वां शिलालेख धम्म नीति, 12वां शिलालेख धर्म समभाव की चर्चा करता है, आपका धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। ठीक है, मनुष्य को अपने धर्म का आदर करना चाहिए और दूसरे के धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लोग दूसरे के धर्म को ध्यान से सुने, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। 13वां शिलालेख जो है कलिंग युद्ध से जुड़ा हुआ है। कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का उल्लेख, अपराध करने वाली आटविक जातियों का उल्लेख, ये सारी चीजें आपके 13वें शिलालेख में जुड़ा हुआ है। ठीक है, 13वें शिलालेख में ये आपकी जानकारी है। ठीक है, धम्म विजय की बात की गई, कलिंग युद्ध को लेकर डिस्कशन। तो 13वें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी कहां मिलती है, यहां पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो धम्म विजय का उल्लेख किया गया पहली बात, कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की गई है, और अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में चर्चा की गई है। अशोक ने यहाँ पे 5 यवन राजाओं के बारे में चर्चा किया है, और जंगल में एक जाति रहती है अटवी जनजाति, उसके प्रति उदारता का उल्लेख भी किया गया है। ठीक है, और अंतिम शिलालेख है आपका धम्म प्रचार के लिए अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलाओं के ऊपर लेख उत्कीर्ण कराए, जिसमें धर्म प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का विवरण है। तो 14वें शिलालेख में बताया कि राज्य अत्यंत विशाल है, बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत से लेख लिखवाए गए हैं, कहीं संक्षेप में लिखवाए गए हैं, कहीं विस्तार में लिखवाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अशोक ने 14वें शिलालेख में बताया कि मैंने बहुत सारे लेखों को लिखवाया है, ताकि राज्य के, ये देखिए इतना विस्तृत साम्राज्य हुआ करता था सम्राट अशोक का। तो सम्राट अशोक के ये टोटल जितने भी अभिलेख हैं, पहला जीव हत्या ना करना, दूसरा लोक कल्याणकारी से जुड़ा हुआ है और दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है, तीसरा धम्म प्रचार के बारे में चर्चा चलती है, चौथा भेरीकोश की जगह धम्मघोष की बात करती है, पांचवा धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। ठीक है, छठवें में जो है राजकीय प्रचार सर्व लोकहित को प्राथमिकता देता है कि कभी भी मैं किसी भी अवस्था में हूं, मुझे प्रजा से मिलने दिया जाए या प्रजा को मुझसे मिलने दिया जाए। 7वें शिलालेख में जो है धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, जाति संप्रदाय सभी लोगों को एक जगह रहने की बात करता है। 8वां शिलालेख जो है अशोक के जो है बोध गया की यात्रा के बारे में बात करता है। 9वां शिलालेख जो है उसके शिष्टाचार अनुपालन, जानवरों के प्रति उदारता, ब्राह्मण श्रमणों के प्रति उचित व्यवहार के बारे में बात करता है। 10वां जो है आपका ये धर्म पालन को महत्वपूर्ण देता है, यश और कीर्ति की जगह धर्म पालन को महत्वपूर्ण, नैतिकता को ज्यादा महत्वपूर्ण पालन देता है। 11वां को धम्म नीति की व्याख्या, 12वां जो है सर्वधर्म समभाव की चर्चा, 13वां कलिंग युद्ध और 14वां जो है अशोक अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर जो है विभिन्न शिलाओं को उत्कीर्ण कराता है और धर्म प्रशासन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचनाओं को साझा करता है। ये जानकारी हमें मिलती है अशोक के अभिलेखों से। बताएं कोई दिक्कत हो? अशोक के अभिलेखों से हमें यह सूचना मिलती है। ठीक है, तो एक तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, आपका अशोक देखो, आप लोग जितने भी लोग हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे हैं ना, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट शासक कौन है इतिहास में। तो आप हो सकता है बहुत सारे लोग अशोक को रखते हैं, तो ये शिलालेखों की बातें भी दिमाग में बैठा के रखिएगा। और एक चीज जरूर बोलिएगा, जब भी कभी इंटरव्यू में या कहीं पे मेंस आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आए तो आप बताइएगा कि अशोक आपका फेवरेट शासक किस कारण से है, क्योंकि अशोक ने उस समय जिस प्रकार की नीतियों का अनुपालन किया वो नीतियां वर्तमान के लिए बहुत आवश्यक हैं। जैसे कि आप देखिए इजराइल और हमास युद्धरत हैं,
रूस यूक्रेन युद्धरत है और एक युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन करके अशोक ने मानवता को सर्वोपरि कर दिया। तो आज जैसे आप लोगों ने देखा होगा दक्षिण अफ्रीका ने अभी यूनाइटेड नेशन पे प्रॉपर जो है एक प्रपोजल लेकर के आया कि भाई ये युद्ध रुकना चाहिए, इजराइल को युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग युद्ध से किसी की जो है कोई समस्या का समाधान नहीं है, उससे समस्या और गंभीर होती रहती है। इजराइल को तो ये बात और अच्छे से समझना चाहिए कि पिछले कितने वर्षों से इजराइल युद्धरत है ना। बट ये है कि कहीं ना कहीं पे उसको भी अपने जो एक तरीके से अपने सर्वाइवल के लिए उसको युद्ध करना पड़ रहा है, उसकी नीति ये कहती है। ऐसे रूस यूक्रेन का युद्ध देखिए, उसका अपना पक्ष है, लेकिन युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, कोई भी युद्ध के माध्यम से जीत नहीं सकता। तो आप अशोक के कई सारे बिंदुओं को इस वाले शिलालेख वाले पॉइंट से ही निकाल सकते हैं और इसको करंट से आप इसको जरूर इंगेज करिए, ठीक है। चलिए, तो इतिहास वाले टॉपिक पे ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। अब देखिए, भारतीय संविधान में हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, मैंने आपको फंडामेंटल राइट बताया था, मैंने राज्य की परिभाषा भी बताई थी आपको। अब एक आपका आर्टिकल है आर्टिकल 13, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से कोई एक कहें तो मैं अनुच्छेद 13 को मानता हूं, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। वैसे आर्टिकल 32 भी है, आर्टिकल 32 के तहत आप जो है देश के न्यायालयों में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीधा अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन को प्रोटेक्ट करा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 13 भी कुछ कम नहीं है। आर्टिकल 13 के तहत जो हमारी न्यायपालिका है, खासकर सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। न्यायालय किसी भी ऐसी कोई भी कानून, कोई भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत हो, है ना। इसे न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, आर्टिकल 13 जो है बहुत ब्रॉड है। एक बार थोड़ा सा आर्टिकल 13 में गति से आपको पढ़ा देता हूं, आप लोग भी बेयर एक्ट में एक बार देख लीजिएगा, बट मैं यहां पे आपके सामने ये बेयर एक्ट से ही पढ़ रहा हूं, ठीक है। यहां पे लिखा है मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत के राष्ट्रपति में प्रबद्ध वो सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिन तक वो इस उपबंधों को असंगत करती हैं। 13(1) जो है आपका आच्छादन के सिद्धांत की बात करता है। 13(1) क्या कह रहा है, देखिए 13(1) है संविधान से पहले से बने हुए कानूनों के लिए, और 13(2) है संविधान के बाद बने हुए विधियों के लिए। यहां पे लिखे भी दे रहा हूं, संविधान से पहले बने हुई विधि के लिए 13(1) बनाया गया है। संविधान लागू होने से पूर्व विधियां, ठीक है। 13(2) आपका क्या है, संविधान लागू होने के पश्चात विधियां, संविधान लागू होने के पश्चात, संविधान लागू होने के पूर्व और संविधान लागू होने के पश्चात। ये आपका जो संविधान लागू होने के पूर्व अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून बनाए थे, यदि वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म करते हैं तो वो कानून क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे अपने आप। इसको बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। इसके लिए एक शब्द निकल के आता है, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत एक तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा है आपका पृथक्करण का सिद्धांत। 13(2) है आपका पृथक्करण का सिद्धांत। तेरह 2 है आपका पृथक्करण का सिद्धांत। 13(1) है आपका आच्छादन का सिद्धांत। दो सिद्धांत हैं आपके ये। अब देखो, आच्छादन का सिद्धांत संविधान बनने से पहले के कानून, ठीक है। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो कि संविधान बनने से पहले लगे और वो यदि फंडामेंटल राइट से असंगत हैं तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे कानून खत्म भी हो गए। और पृथक्करण है, आजादी के बाद हमारी जो संसद है, यदि वो कोई ऐसा कानून बनाती है जो आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों के लिए कोई भी हस्तक्षेप करते हैं तो ऑटोमेटिक वो भी खत्म हो जाएगा। इसको हम पृथक्करण का सिद्धांत करते हैं, ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं, या उसका उतना हिस्सा खत्म हो जाएगा। तो एक तो दिमाग में ये बैठा रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है? हाँ,
चीजें एक एक करके क्लियर करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा है। इनसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो पृथक्करण का सिद्धांत, और ये एक सिद्धांत है आपका अधित्याग का सिद्धांत। ठीक है, एक सिद्धांत होता है आपका अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग एक तो देखो न्यायिक पुनरावलोकन है। न्यायिक पुनरावलोकन का तो सिद्धांत यही कहता है कि न्यायालय जो है यदि संसद या विधायिका कोई भी कानून बनाती है तो उस कानून का क्या कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है, उसे देख सकता है, उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकता है। और यदि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो वो ऐसे भी शून्य घोषित हो जाएगा। उसको लेकर केशवानंद भारती वाद भी आ चुका है ना, कि संविधान के मूल ढांचे को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। 1973 में केशवानंद भारती वाद आया था आपका। इसके बाद देखो ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार रख लिया गया ना हमारे संविधान में, शुरू में पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, इसने बड़े बड़े वाद ला दिए। इसने ऐसे ऐसे माइलस्टोन वाद क्रिएट किए हैं कि अपने आप में बहुत खतरनाक थे वो, है ना। शुरू से ही यदि वो फंडामेंटल राइट नहीं होता तो शायद ऐसे वाद आते भी नहीं, क्योंकि सब प्रॉपर्टी और भूमि का मामला था, जिसमें बड़े बड़े केशवानंद भारतीवाद भी तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ ही था। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद वैसे मैंने प्रॉपर एक वीडियो में बताया भी है, आप लोग सर्च करिएगा केशवानंद भारतीवाद तो डिटेल से आपको मिल जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन बता दिया, आच्छादन। एक होता अधित्याग का सिद्धांत। आप अपने फंडामेंटल राइट को त्याग नहीं सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेने का मतलब नहीं आपने अपने फंडामेंटल राइट को त्याग दिया। आप अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, कोई ये नहीं कर सकता कि आपके मौलिक अधिकारों को खत्म कर दे। तो और आप स्वेच्छा से भी उनको त्याग नहीं सकते, क्योंकि राज्य द्वारा प्रदत्त है, राज्य के विरुद्ध प्रदत्त है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका में मतलब प्रॉपर जो है ये लागू है, भारत में तो आंशिक तौर पे लागू है, लेकिन भारत में भी कई सारे मामले ऐसे हुए जिसमें अधित्याग की बात हुई है, क्योंकि हमारे देश की बहुत सारी जनसंख्या अभी इतनी शिक्षित नहीं है कि मूल अधिकारों को लेकर पर्याप्त जानकारी या चेतना हो। सभी लोग जो है अभी इतना जानते नहीं, तो अधित्याग के सिद्धांत का कई बार जो है आप देखते हैं उल्लंघन भी होता है बहुत जगहों पे, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा। तो आर्टिकल 13 सिंपल सा है, यदि मूल अधिकारों को कोई भी कानून खत्म करेगा तो वो कानून ही खत्म हो जाएगा, उसका अल्पीकरण हो जाएगा। ठीक बा, आगे बढ़े। चलिए अगला सब्जेक्ट चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। मैंने अक्षांश रेखाएं आपको बताई थी पिछला सेशन, आप में से जितने बच्चों ने भी देखा है सभी को मैंने अक्षांश रेखाएं बताई थी। ठीक है, आप लोगों ने निश्चित तौर पे अक्षांश रेखाओं से जुड़ा हुआ चैप्टर देखा होगा मेरा। बताई थी नहीं बताई थी सभी को? अक्षांश रेखाएं बताई थी। तो अक्षांश में से सबसे पहली जो आपकी अक्षांश रेखा, देखिए एक तो आपकी 0 डिग्री है अक्षांश रेखा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। आज के सेशन में देखेंगे भूमध्य रेखा किन किन देशों से होके जाती है, मैं याद करा दूंगा आपको। ठीक है, सभी देखेंगे आने वाले समय पे। फिर कर्क रेखा देखेंगे, कर्क रेखा किन किन देशों से होके जाती है। 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का अक्ष कितना है, 23.5 डिग्री का है। पर वो 66.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है ना। पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, माफ करेगा बार बार, 66.5 मतलब ऐसे झुकी है, देखो 66.5 भी आएगा। अपने अक्ष से इतना झुकी हुई है, तो यहाँ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, और यहाँ पे 23.5 डिग्री, तो झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री का। ठीक है, इसीलिए ये आपका कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और अभी आपको पता है मकर संक्रांति जो होती है ना, 14 तारीख को सूर्य यहाँ पे आ जाता है, 14 जनवरी को लंबवत, और इसके बाद फिर वापस लौटता है और 21 जून को यहाँ पे आ जाता है कर्क रेखा में। तो सूर्य जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो है, पृथ्वी चूंकि परिक्रमा करती है सूर्य के चारों तरफ, तो स्थिति बदलती रहती है इस झुकाव के कारण से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि विषुवत रेखा से कौन कौन से देश अवस्थित हैं विषुवत रेखा में। देखिए ये हैं आपके टोटल जितनी भी है ना। एक तो आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, और 66.5 डिग्री साउथ को हम अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें देखिए सारे देश अवस्थित हैं जो कि रह रहे हैं आपके कर्क रेखा जिनसे होकर के जाती है। ये आप याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। एक काम और करिएगा आप लोग, आवाज का इशू है क्या किसी को? ठीक तो है आवाज? हाँ, देखो कर्क रेखा जो है ना, वो
अभी विषुवत रेखा देखेंगे, कर्क रेखा भी याद करा दूंगा मैं पहले, एक एक करके। अब कंट्री, आपके घर में कोई बड़ा सा मानचित्र आपने यदि लगा रखा हो ना तो हाइलाइटर उसमें लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका वर्ल्ड मैप है, इसमें देखिए कौन कौन से देश हैं। देखो, एक तो 3 महाद्वीपों से होकर जाती है, 3 महाद्वीपों से होकर के जाती है आपकी विषुवत रेखा। पहली बात 0 डिग्री है, एक आपका ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर जाती है विषुवत रेखा, इसके बाद यहां से अफ्रीका से होकर जाती है और एशिया से होकर के जाती है, एशिया के द्वीपीय देशों से होकर के जाती है, ठीक है। अब देखिए दक्षिण अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें तो टोटल 3 कंट्री हैं इसमें, 3 कंट्रीज हैं, 3 तो यहां पर हैं, 7 कंट्री अफ्रीका की हैं और 3 कंट्री एशिया की हैं। टोटल यदि हम देखें तो टोटल आपके विषुवत रेखा से गुजरने वाले 13 देश हैं, 13 देशों से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, 3 7 3 13 देशों से होकर के गुजरती है। अब 13 देश कौन कौन से, एक बार क्रम से याद कर लेते हैं, क्रम से याद कर लेते हैं। यहां पे मैं नंबरिंग डालता जाऊंगा और मैं चाहता हूं आप लोग भी इसको बना लीजिएगा। नंबर 1 इक्वाडोर, ठीक है। नंबर 2 कोलंबिया, नंबर 3 ब्राजील, यहां से तो जाती ही जाती है, ठीक है। अमेजन नदी का जो मुहाना है ना वो भी विषुवत रेखा के पास ही है, मतलब विषुवत रेखा से होकर के जाता है मुहाना जो है आपका। इसके बाद आते हैं यहाँ पे 7 है, थोड़ा सा यहाँ पे संख्या ज्यादा है, क्रम से एक बार देखेंगे। एक तो गैबोन है, यहाँ पे गैबोन से पहले साओ टोमे प्रिंसिपे है, ये भी आपका इसी में अवस्थित है, साओ टोमे, पहले साओ टोमे 4 नंबर, 5वां नंबर आपका गैबोन है, ठीक है, गैबोन है। गैबोन के बाद आपका कांगो है। देखो 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक तो रिपब्लिक ऑफ कांगो है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कांगो गणराज्य है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं, इसलिए अलग अलग दोनों को लेकर देखना। पहले तो आपका हो गया इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर ब्राजील, फिर इसके बाद गैबोन। गैबोन के बाद यदि हम आएंगे, क्रम आपको पता होना जरूरी है, कांगो रिपब्लिक है इसके बाद 6 नंबर में कांगो रिपब्लिक है, 7 नंबर पे आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ठीक है। कांगो रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, ये दोनों अलग अलग देश हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग देश हैं, ठीक। इसके बाद आपका आता है युगांडा, 8 नंबर युगांडा, 9 नंबर केन्या, 10 नंबर सोमालिया। याद कर लेना आज के बाद ही, आज के बाद फिर भूलना नहीं है आपको। अब देखो बहुत सिंपल सा है, 3 और आपके यहाँ पे, एक तो है हमारा ये, इस समय बड़ा विवाद हो गया, मालदीव के पता नहीं बुद्धि में क्या घुस गया, चीन खा के आ गया मालदीव, और चीन खाने के बाद सबकी बुद्धि खराब हो जाती है। अभी ये चाइनीज कंट्री से होकर के आया, 11 नंबर पे मालदीव है, ठीक है। कुछ दिन बाद चाइना वैसे सबकी बुद्धि ठिकाने ला देता है, और सब जितने भी चाइना के साथ जुड़े हुए देश है ना, सबकी हालत खस्ता है, सब रोड पे आ गए। ये बात यदि नहीं समझ में आ रही मुज्जी महोदय के, तो मुज्जी महोदय के चक्कर में पूरा देश डूब जाएगा। ऐसा 1 साल के अंदर अंदर आप देखिएगा। ये टोटल 13 देश हो गए। अब पूरा 13 के 13 देश याद करो। एक तो आपके इक्वेटर है, दूसरा आपका कोलंबिया है, तीसरा हमारा ब्राजील है, ठीक है, 1 2 3। चौथा जो है साओ टोमे प्रिंसिपे है, 5वां गैबोन है, 6वां, ठीक है, 6वां कांगो रिपब्लिक है, 6वां आपका कांगो रिपब्लिक है, 7वां आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, 8वां युगांडा है, 9वां केन्या है, फिर 10वां सोमालिया है, 11वां मालदीव है। मालदीव भी आपका विषुवत रेखा में है, ठीक है। और इसके बाद 12वें नंबर पे इंडोनेशिया है, 13वें नंबर पे एक द्वीप है आपका जिसको बोलते हैं हम किरीबाती, ये आपका पोलिनेशिया का हिस्सा है, किरीबाती, किरीबाती, किरीबाती द्वीप है। कोई दिक्कत? रट लो ये, अब आप रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो विषुवत रेखा के सारे देश हो गए, क्रम से मैंने बता दिए, ठीक है। 13 कंट्री से होकर के जाता है, सभी लोग स्पष्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, अब इसके बाद कर्क रेखा हम बाद में देख लेंगे। तो इक्वेटर के हो गए, 3 तो यहां पे हैं आपके, 7 यहां पे हैं और 3 वहां पे हैं। मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती तो वहां पे हैं आपके,
एशिया वाले क्षेत्र में। और यहाँ पे आपका इक्वाडोर से चालू होता है, कोलंबिया है, ब्राजील है, 3 यहाँ पे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मामला साओ टोमो है, गैबोन है, कांगो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है, फिर युगांडा है, फिर केन्या है, फिर सोमालिया है। युगांडा केन्या सोमालिया रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, चीजें समझ में आ रही है ना, बहुत सिंपल है। देखो इसमें बहुत ज्यादा मतलब कुछ पूछना नहीं है। चलिए आज कुछ बेसिक बताता हूं आपको एनवायरनमेंट वाले सेगमेंट पे। एनवायरनमेंट से देखो मुझे लगता है मैंने सबसे ज्यादा रिवीजन करवाया है। जो बच्चे शुरू से रहे होंगे, हो सकता है कि एनवायरनमेंट का काफी हद तक रिवीजन हमारा हो भी गया है, काफी एक्ट देख लिए, सब कुछ देख लिए, ठीक है। तो आज चलिए थोड़ा सा कुछ बेसिक समझते हैं पर्यावरण को लेकर के। देखिए पर्यावरण जो है 2 प्रकार के घटकों से मिलकर के बनता है। एक तो होते हैं आपके भौतिक पर्यावरण, दूसरा होता है आपका जैविक पर्यावरण। 2 प्रकार के आप पर्यावरण को 2 प्रकार से बांट के देख सकते हैं। पहला होता है भौतिक पर्यावरण और दूसरा है आपका जैविक पर्यावरण। अब इसका मतलब आप समझ ही जाएंगे कि भौतिक क्या है, जैविक क्या है। जैविक का मतलब तो आप समझते ही हैं, जो जीवित हो, है ना, बायोटिक हो, है ना, जो बायोटिक हो, यानी कि इसमें वनस्पति हो सकती है और इसमें जीव जंतु हो सकते हैं, ठीक है। भौतिक पर्यावरण को ही हम जो है अजैविक पर्यावरण भी कहते हैं। ये तो जैविक पर्यावरण हो गया क्योंकि इसमें वनस्पति जीव जंतु है। इसको हम दूसरा नाम देते हैं अजैविक। दूसरा क्या नाम देते हैं, अजैविक, ठीक। अजैविक जो है आपका पर्यावरण, इसमें 3 चीजें हैं आपके मुख्य तौर पे। एक है आपका स्थल मंडल, दूसरा है आपका जलमंडल और तीसरा है आपका इसमें वायुमंडल। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, बताए ये आपका अजैविक है। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये आपके तीनों लेकर क्वेश्चन पूछता है। वनस्पति को हम बोलते हैं फ्लोरल इन्वायरमेंट और इसको बोलते हैं फ्यूनल इन्वायरमेंट। फ्लोरल इन्वायरमेंट, फ्यूनल इन्वायरमेंट, फ्लोरा एंड फ्यूना की बात करते हैं ना, तो ये दोनों अलग अलग चीज हैं। फ्लोरल एंड फ्यूनल एनवायरनमेंट जो है ये दोनों। अब देखिए आमतौर पे जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण आपका जैविक और अजैविक इन दोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इन दोनों से जुड़ा हुआ है। इसको 2 भागों में विभक्त करके देख तो रहे हैं पर ये अलग नहीं है। आमतौर पे पर्यावरण का मतलब है जो जैविक और अजैविक पदार्थों को घेरे हुए हो, आवरण किए हुए हो चारों तरफ से। जैविक और अजैविक दोनों को आवरण किए हो, दोनों को घेरे हुए हो, इसी को तो हम पर्यावरण कहते हैं। आवरण, आवरण, परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घेरा। जो चारों तरफ से घेरे हुए हो उसे ही पर्यावरण कहते हैं, है ना, जो चारों तरफ से घेरे हो उसे ही पर्यावरण कहते हैं। तो एक अधिनियम आपका पारित हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये आपका अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन 1986 के तहत जो है इसकी परिभाषा दी गई कि जीवधारियों और वनस्पतियों को जो चारों तरफ से घेरे हुए हो उसे पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। पर्यावरण किसी जीव को चारों तरफ से घेरे हुए भौतिक तथा जैविक दशाएं के साथ अंतःक्रिया का सम्मिलित रूप है। इसके बारे में यह जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो सिंपल सा है, जो चारों तरफ से घेरे हुए हो, ठीक है। अब देखिए जैविक तत्व तो आपको सब पता है, जो जिंदा हो, चाहे जीव जंतु हो चाहे वनस्पतियां हो, सारे आते हैं जीव जंतु में। फिर जीव भी आता है, मानव भी आता है, सब कुछ आता है, हम भी आते हैं, ठीक है। एक आपका एनवायरनमेंट होता है सांस्कृतिक पर्यावरण, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार की गतिविधियां हम देखते हैं, ठीक है। मानव निर्मित पर्यावरण भी आपका होता है, मानव निर्मित पर्यावरण जिसको हम सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे इकोनॉमिक गतिविधियां या हमने बहुत सारी जो आपकी गतिविधियां, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यदि आपने पहले के सेशंस में किए हो तो ये चीजें मैंने काफी हद तक डिस्कस की हैं आपकी, ठीक है।
अब जैसे लाइक देखिए, ये आपका अजैविक पर्यावरण है, स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल आता है। स्थल मंडल के बारे में आपने बचपन से पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा कि जो आपका स्थल मंडल है, स्थल मंडल में आपका पर्वत, पहाड़, मैदान, झील, सरिता, हिमनद, ये सब स्थल में आते हैं, है ना। वायुमंडल में वायु का अपना एक कंपोजिशन है, वो भी आप पढ़ते हैं, और जल मंडल में वाटर का अपना कंपोजिशन है, उसे पढ़ते हैं। वहां पे बहुत सारे एक्वेटिक जो है जीव रहते हैं, वो सारी चीजें आप देखते हैं, ठीक है। तो दोनों जो है अलग अलग नहीं है, दोनों का अपना एक महत्व है, ठीक है। तो भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण, ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, फ्लोरल एंड फ्यूनल। ये मैंने आपको मतलब इन्वायरमेंट आपको काफी हद तक मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं सेशंस में, कोई भी चीज हमने छोड़ी नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक शब्द आपका यूज होता है बायोम। बायोम क्या होता है? बायोम जो होता है, जब जैविक और अजैविक पर्यावरण को एक साथ हम मिला देते हैं तो ये बायोम बन जाता है, ठीक है। एक यहां पे शब्द आता है, जब हम जैविक और अजैविक इन दोनों पक्षों को एक साथ जोड़ देते हैं तो एक बायोम क्रिएट हो जाता है। अब किसी भी जगह का अलग अलग बायोम हो सकता है, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का उष्णकटिबंधीय बायोम होगा, टुंड्रा प्रदेशों का टुंड्रा बायोम होगा, है ना। वहां पे भी जैविक और अजैविक जब ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, दोनों, ठीक है, तो यही आपका जो है बायोम कहलाता है। तो बायोम से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पर्यावरण के कितने संगठक होते हैं, कंपोनेंट कितने होते हैं पर्यावरण के, एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो जैविक होते हैं, एक अजैविक होते हैं, एक आपका और कंपोनेंट होता है आपका एनर्जी का, जिसको हम ऊर्जा कंपोनेंट कहते हैं या फिर एनर्जी कंपोनेंट कहते हैं या ऊर्जा संगठक कहते हैं। तो जब हम कंपोनेंट की कहते हैं, संरचना की बात करते हैं, तो एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यदि कुछ है वो है एनर्जी। सूर्य से प्राप्त होती है, पेड़ पौधे इसी एनर्जी के माध्यम से भोजन बनाते हैं, है ना। यदि एनर्जी ना हो तो सब खत्म हो जाएगा। बहुत सारे देशों में, बहुत सारे ग्रहों में, जो आपके बहुत सारे ग्रह हैं, वहां पर यही तो नहीं है, एनर्जी तो नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, सभी बच्चों को ये चीज भी क्लियर रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को लेकर के आपको ये भी ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल सा है कि कंपोनेंट में आपके भूतापीय ऊर्जा आती है, सौरिक ऊर्जा आती है, कोई भी ऊर्जा का रूप है, वो सारा कुछ इसमें जोड़ करके हम देखते हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को लेकर ये बेसिक बातें थी। पर्यावरण का संगठक, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को कैसे परिभाषित करेंगे, पर्यावरण को हम कितने प्रकार का पर्यावरण होता है ना, बायोटिक, अबायोटिक, इस रूप में हम पर्यावरण को देखते हैं। आगे अभी इसको आगे मैं और विस्तार दूंगा। अब क्रम से जो है आपको एक सीक्वेंस वाइज यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो अभी इससे जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट होंगे, उन सभी को भी हम देखेंगे। आज के सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जीवधारियों का वर्गीकरण। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण, इससे इतने क्वेश्चन पूछता है। बायो का बच्चे जितने भी हैं ना, आप लोग बायो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, बायो के कई सारे सेक्शन मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। आने वाले समय पे भी बायो में आपका पूरा लगातार करवा ही रहा हूं, तो आगे होता रहेगा बायो और साइंस में। अभी तक काफी कुछ हो गया है। अब देखिए, जीवधारियों के वर्गीकरण को लेकर एक पूरा का पूरा एक टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं। देखिए, एक वैज्ञानिक थे आपके जॉन रे। जॉन रे ने पहली बार जो है जीवधारियों का वर्गीकरण करने की बात की। लेकिन जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, जिसको लेकर क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा, एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। नाम आप लोगों को सभी को याद कर लेना है, कैरोलस लीनियस। देखिए, जहां पर भी जीके जीएस आता है, सबके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, जीके जीएस की क्लास है, जहां पर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का एक साथ मैं रिवीजन कराता हूं। कैरोलस लीनियस जो है, इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक है इनकी सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। तो इन्होंने जीवधारियों का वर्गीकरण किया है, ठीक है। इन्होंने सिस्टम ऑफ नेचर या सिस्टेमा नेचुरी में जो है पूरे जीवधारियों को दो भागों में बांटा है। इसके तहत इन्होंने दो भागों में बांटा है जीवधारियों को। दो भाग कौन कौन से हैं? जंतु जगत और पादप जगत, ठीक है। एक आपका दो जगत में बांटा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो जंतु जगत और पादप जगत,
एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, इन दोनों में विभाजित किया है कैरोलस लीनियस महोदय ने। किसने? कैरोलस लीनियस महोदय ने। इसलिए कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड पे वर्गीकरण की एक जो है शुरुआत पड़ी। इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण किया, दो भागों में बांटा, यानी कि द्विजगत वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया दो भागों में वर्गीकरण। इन्होंने कहा कि दो प्रकार के जीव हैं, या तो वो पादप है या तो वो जंतु हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात थी। इसके बाद जो है एक पर्सन और आते हैं, इनका नाम है व्हिटेकर महोदय। व्हिटेकर महोदय ने बहुत काम किया, मतलब इन्होंने जिस तरीके से काम किया वो अपने आप में बहुत ही जो है सराहनीय है। व्हिटेकर महोदय, व्हिटेकर महोदय, इन्होंने क्या किया? दो भागों की जगह 5 भागों में विभाजित किया। इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया। ये 5 भाग आपके कुछ इस तरीके से हैं। देखिए, मैं पांचों भाग के नाम लिख रहा हूं, बता रहा हूं यहां पे। एक तो आपका मोनेरा है, ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा आपका क्लास। एक तो मोनेरा है, दूसरा आपका प्रोटिस्टा है, ये आप देख पा रहे हैं, प्रोटिस्टा है, पूरा का पूरा ये प्रोटिस्टा है। ठीक है, तीसरा आपका पादप है, प्लांट से जुड़े हुए जितने भी हैं, एक किंगडम आपका ये बनाया। ठीक है, चौथा आपका फंगी है, कवक, और जो छठवां है वो जंतु है, या एनिमेलिया कहेंगे या जंतु कहेंगे, एनिमल कहेंगे, हम इसी में आते हैं। तो इन्होंने मतलब व्हिटेकर महोदय ने 5 जगत बनाए। मुनेरा जगत में जितने भी जीव हैं प्रोकैरियोटिक सेल वाले हैं, मतलब एक कोशिकीय इनकी सेल होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है मुनेरा में, कोशिका विहीन, केंद्रक विहीन होती है ये कोशिकाएं। ये जो है इनमें केवल अनुवांशिक पदार्थ होता है और बाकी इनमें ज्यादा पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती नहीं है। तो मुनेरा में जो है इन्होंने कई सारे, जैसे जीवाणु हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो सब आपके मुनेरा में रख दिए। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जितने हैं उसके साथ इन्होंने जोड़ दिया। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय को रखा, एक कोशिकीय जीव है ना, ये पूरा का पूरा एक सेल है और इसी से एक पूरा अमीबा, पैरामीशियम है ना, ऐसा प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। युगलीना है ना, युगलीना, पैरामीशियम, अमीबा, तो ये सब आपके किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। ये एक कोशिकीय हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, है ना, ये जो है एक कोशिकीय है, एक ही कोशिका इनमें होती है, यूनिसेलुलर जीव हम इनको बोलते हैं। इसके बाद एक तो प्लांट हो गया आपका, पादप आप सभी जानते हैं, बहुकोशिकीय पौधे, जितने भी प्रकार के पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं, ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं। एक आपका फंगी है, कवक, एक टाइप आपका फंगी है। तो फंगी में यूकैरियोटिक सेल आती हैं सारी की सारी, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, फंगी के अंतर्गत यूकैरियोटिक सेल आती हैं। इसके बाद आपके जंतु है, एनिमल है, तो जंतु में बहुकोशिकीय जीव जंतु आते हैं, इसमें सारे बहुकोशिकीय जीव जंतु जितने भी हो सकते हैं प्रकृति में। तो इस तरीके से इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया व्हिटेकर महोदय ने। बहुत सिंपल है, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने पहली बार क्लासिफिकेशन करके द्विजगत प्रणाली इन्होंने डेवलप की। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठाना है, बहुत सिंपल सा है, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, बाकी चीजें मैं आने वाले सेशन पे बताऊंगा। तो ये 5 जीवधारियों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल है, अविकसित सेल है। ठीक है, अविकसित, ठीक है, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय हैं, पादप में बहुकोशिकीय हैं, और ये यूकैरियोटिक हैं, और ये एनिमल में आपका, ये भी आपका जो है बहुकोशिकीय है। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल सा है। ठीक, आगे अभी बहुत सारी चीजें इसमें मैं ऐड ऑन करूंगा नेक्स्ट सेशन पे, उसको भी याद करा देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, इकोनॉमी वाले सेगमेंट पे चलते हैं। देखो, इकोनॉमी में आज के सेशन में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है आपका, और ये लैंड टेन्योर सिस्टम है, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे भारत में कैसा था?
अंग्रेजों ने किस प्रकार का जो है लैंड टेन्योर सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया, जिसको हम बोलते हैं भूधृति पद्धतियां, मतलब कि भू राजस्व को लेकर अंग्रेजों ने क्या क्या किया। तो यहाँ पे आप इंडिया में एक, यहाँ पे देखिए मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये बंगाल बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था थी, अंग्रेजों के द्वारा 3 प्रकार की व्यवस्थाएं मुख्य तौर पे लाई गई। बंबई और मद्रास वाला जो रीजन है, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास, यहां पे रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इनसे क्वेश्चन आता है तो एक बार रिवीजन कर लोगे तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। पंजाब और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में माहलवाड़ी व्यवस्था थी, माहलवाड़ी व्यवस्था थी। अब सबकी अपनी अपनी विशेषता थी। 3 प्रकार के लैंड टेन्योर सिस्टम हमें अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे देखने को मिलते हैं, ये चीजें आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक आपका जो है जमींदारी व्यवस्था, दूसरा आपका माहलवाड़ी व्यवस्था, तीसरा आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था को हम स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, जागीरदारी व्यवस्था भी कहते हैं, मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं, 20 बेदारी व्यवस्था भी कहते हैं, मतलब मल्टीपल नाम से जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है जमींदारी को, जागीरदारी, मालगुजारी, 20 बेदारी। लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने लागू किया था? परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं इसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। चलिए मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको सारे पॉइंट याद करा देता हूं। यहां पे देखिए ये है, हाँ ये परमानेंट सेटलमेंट है, इसको जमींदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, या इसको मालगुजारी या 20 बेदारी भी कहते हैं। कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में ये आपका लागू किया गया सिस्टम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा था, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने। एक तो ये याद कर लो, कहां कहां लागू किया? बंगाल बिहार उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जैसे बनारस में, ठीक है, और उत्तरी कर्नाटक में भी इसको लागू किया गया। टोटल अंग्रेजी भारत का 19% क्षेत्र पर जमींदारी व्यवस्था थी, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था में एक तो ऑक्शन सिस्टम था, नीलामी होती थी, और उसमें भूमि पर अधिकार स्वामित्व तो जमींदार का होता था, ठीक है। जमींदार से ही जो है ब्रिटिश सरकार राजस्व का जो है उगाही करती थी, जमींदार ही देता था, और यदि जमींदार नहीं दे पाता था, देखिए इसमें सिस्टम क्या था, इसमें टोटल जितना भी राजस्व उगाहा जाता था उसका 1/11 हिस्सा इसके पास होता था, 1/11 इसके पास होता था, और अंग्रेजों को 10/11 हिस्सा मिल जाता था। इसमें सूर्यास्त का नियम लेकर के आए थे, यानी कि सूर्यास्त जो भी एक लास्ट डेट दी जाती थी कि भैया इस दिन में आप जो है पूरा टैक्स जमा कर देना। यदि जमींदार नहीं कर पाता था तो उसकी जमींदारी का ऑक्शन कर दिया जाता था, नीलामी कर दी जाती थी। इसी को सूर्यास्त का नियम कहा जाता था, ठीक है। तो बहुत ही शोषणकारी व्यवस्था थी आपकी ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? कहां कहां लगी थी? बंगाल बिहार उड़ीसा, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी आपकी पूरी यूपी के बनारस वाले क्षेत्र में, और कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक वाले क्षेत्र में 19% क्षेत्र में लागू हुई थी, ठीक है। दूसरी व्यवस्था जो आपकी है यह है माहलवाड़ी व्यवस्था। नहीं, दूसरी पहले रैयतवाड़ी देख लेते हैं, है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये रैयत मतलब होता है किसान, कृषक। इसमें कृषक को ही मालिक बना दिया गया, लेकिन इसमें टैक्स बहुत ज्यादा था। इसको इंट्रोड्यूस किया थॉमस मुनरो ने। किसने इंट्रोड्यूस किया? थॉमस मुनरो ने, ठीक है। थॉमस मुनरो द्वारा ये पूरी की पूरी सिस्टम लाया गया। अब देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये सिस्टम पूरा डेवलप किया गया, ठीक है। मद्रास में बिनगट महोदय के द्वारा, मतलब माफ करेगा, थॉमस मुनरो ने ये व्यवस्था मद्रास में लागू की, लेकिन जो बंबई वाला रीजन था यहां पर लागू करने का काम बिनगट महोदय ने किया, बिनगट महोदय ने, ठीक है। तो मद्रास में थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई, ठीक। इसमें टैक्स बहुत ज्यादा था, 50% तक टैक्स था इसमें, तो ये अपने आप में बहुत शोषणकारी थी। 50% टैक्स बहुत होता है, ठीक है। अंग्रेजी भूमि का सबसे ज्यादा हिस्सा इसी के पास था। देखो ये भी एक क्वेश्चन पर्टिकुलर बन सकता है कि सबसे ज्यादा हिस्से पे कौन सी व्यवस्था थी, तो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, 51% हिस्से पे थी। मालिकाना हक किसान के पास ही होता था, लैंड जमींदारी व्यवस्था में जमींदार के पास रहता था यहाँ पे, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की होती थी, ठीक है। कर की दर आपकी 30 से 50% तक टैक्स यहां पर होता था, यह आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद तीसरा आपका माहलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। माहलवाड़ी व्यवस्था आपका, इसको जो माहलवाड़ी व्यवस्था है यह व्यवस्था आपकी हाल्ट मैकेंजी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। हाल्ट मैकेंजी कौन लेकर आया? हाल्ट मैकेंजी। कई बार क्वेश्चन इसको लेकर के आपसे पूछा गया है, ठीक है। हाल्ट मैकेंजी के द्वारा यह व्यवस्था लेकर के आई गई।
और ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब इस रीजन में थी। उत्तर प्रदेश में आगरा वाला रीजन जो आपका था, मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश और पंजाब, इस रीजन में आपकी व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें भी माल गुजारी बहुत ज्यादा थी, मतलब टोटल ये 80% तक टैक्स था इसमें। पहले 80% था, बाद में कम करके 50 किया गया, बाद में इसमें और कम करके 30 किया गया। तो मतलब पहले टैक्स बहुत ज्यादा था मालवाड़ी व्यवस्था में। महल का मतलब होता है गांव, महल का मतलब क्या होता है? गांव। महल का मतलब होता है गांव। क्या होता है महल का मतलब? गांव। ठीक है, तो इसमें पूरे गांव से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो इसमें भूमि पर पूरे गांव का अधिकार होता था। समस्त भूमि के 30% हिस्से पर आपकी ये लागू थी। तो सबसे ज्यादा लागू थी रैयतवाड़ी, ठीक है, 51% पे। दूसरे नंबर पे थी महलवाड़ी 30% पे, और 19% पे आपकी लागू थी जमींदारी। ये क्रम आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। पूछता है तो रफली आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और सबसे ज्यादा शोषणकारी व्यवस्थाओं में से एक थी आपकी। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय जो है आपकी ये आपका टैक्स आपका जो है थोड़ा कम होता है। डलहौजी ने 50% के आसपास टैक्स महलवाड़ी में कर रखा था। तो ये लैंड टेन्योर सिस्टम से क्वेश्चन आपका सदैव पूछता है। देखिए यहाँ पे पंजाब रीजन में महलवाड़ी, बंगाल बिहार उड़ीसा जमींदारी, और बॉम्बे और मद्रास रीजन रैयतवाड़ी। ये आपके लैंड टेन्योर सिस्टम है जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो लैंड टेन्योर को लेकर के रिवीजन हो गया। चलिए, ये आपका इकोनॉमी से जुड़ा हुआ रिवीजन का सेशन था, क्लास थी। आप लोग को मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी। देखो, हिस्ट्री में आपने अशोक पढ़ लिया, पॉलिटी में आर्टिकल 13 देख लिया, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने जो है फिजिकल ज्योग्राफी कह सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में विषुवत रेखा में कौन कौन से देश अवस्थित हैं। इसके बाद हमारा जो है पर्यावरण का टॉपिक था, तो पर्यावरण से जुड़ी हुई कुछ बातें, पर्यावरण के संगठक, पर्यावरण के तत्व, ये सारी बातें। इसके बाद जीव विज्ञान में जीवधारियों का वर्गीकरण, और इसके बाद जो है हमने इकोनॉमी के अंतर्गत लैंड टेन्योर सिस्टम देख लिया। अब इसको दिमाग में बैठाइएगा, याद करिएगा, रिवाइज करिएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट सेशन पे आगे फिर नए टॉपिक के साथ पढ़ाऊंगा मैं। देखो, पूरे रिवीजन कराने के फास्ट जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सभी का रिवीजन कराने की मंशा के साथ आप लोगों के साथ चल रहा हूँ। आप भी इसी मंशा के साथ पढ़िए। ठीक है, चलिए।